क्या होगा अगर आप अचानक एक दिन उससे टकरा जाओ जो कभी आपका क्रश था, और उसे देखते ही आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस फिर से जाग जाएं, लेकिन उसके लिए अब प्यार जैसी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। तो ऐसे में ये कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक ऐसा ही एकदम नया कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें कॉमेडी, रोमांस और भी बहुत कुछ है। ये देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसके मेन लीड से, जिसका नाम कांग हो यंग था। हो यंग फाइनेंशियल प्लानर था और 10 साल बाद यूएस से कोरिया वापस लौट रहा था। वो अपने अंकल के साथ एक घर में जाता है तो वो उससे कहते हैं कि इससे अच्छा तो तुम्हें होटल में रहना चाहिए था, यहाँ अच्छा नहीं है, यहाँ तुम्हें काम करने में दिक्कत हो सकती है। वो कहता है कि ऑफिस के नजदीक है तो यही सही है, और वो कुछ ही दिन के लिए यहाँ आया हुआ था। तो अंकल कहते हैं कि तुम इतने टाइम बाद वापस आ रहे हो, तुम्हें तो ज्यादा टाइम रुकना चाहिए था, अपने दोस्तों से मिलना चाहिए, उनके हाल चाल पूछने चाहिए, ये देखना चाहिए कि यहाँ पर सब कुछ कितना बदल गया है। तो वो कहता है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और ना ही मुझे फ्रेंड्स बनाने में इंटरेस्ट है। ये घर भी अंकल का ही था, लेकिन होयंग की मॉम के नाम पर रजिस्टर था। तो वो कहने लगते हैं कि चलो मैं तुम्हें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट लेकर चलता हूँ, पर वो कहता है कि मुझे कहीं और जाना है, मेरा आज का प्लान है। वो कहते हैं तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, तो क्या तुम किसी लड़की से मिलने जा रहे हो? वहीं दूसरी तरफ हमें होंगजू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ब्लाइंड डेट पर जा रही थी और अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि मैं एकदम अच्छे से रेडी होकर आई हूँ। तब उसके पीछे पीछे होयंग भी कार लेकर ही आ रहा था, लेकिन होंगजू की वजह से आगे नहीं निकल पा रहा था क्योंकि वो रोड के बीचों बीच चल रही थी। फिर वो एक शॉप में चली जाती है तो होयंग आगे निकल जाता है और एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद होंगजू भी यहाँ आती है और होयंग को अकेला देखकर उसके पास आती है। कहती है कि क्या तुम यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आए हो? वो उसे देखकर पहचान जाता है और बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि ये वही लड़की थी जिसने उसे सबके सामने स्कूल में लव लेटर दिया था। वो कहती है मेरा नाम होंगजू है और मैं हाईजी की फ्रेंड हूँ। पर वो अपने ग्लासेस हटाता है, कहता है कि क्या तुम सच में होंगजू हो? लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाती। अब होयंग उससे कुछ कहे, इतने में वहाँ एक लड़की आ जाती है तो होंगजू को रियलाइज होता है कि मैं गलत जगह पर आ गई हूँ क्योंकि उसका ब्लाइंड डेट तो कहीं और बैठा हुआ था। तो फटाफट से खड़ी होती है, उनसे सॉरी कहती है और उस लड़के के पास चली जाती है। तो वो लड़की होयंग को अपने बारे में बताती है कि मैं जोसेफ की कजिन हूँ मीशू, और कहने लगती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, हम जोसेफ की शादी में मिले थे। वो इतना कुछ बोल रही थी पर होयंग का ध्यान तो होंगजू पर ही था और ये चीज मीशू भी नोटिस कर लेती है। पूछती है कि तुम उसे जानते हो क्या? तो वो कहता है हाँ, वो मेरी हाई स्कूल फ्रेंड थी। मीशू कहती है कि तुमने तो उसे एकदम पहचान लिया, क्या वो तुम्हारी एक्स है? लेकिन उसने तुम्हें नहीं पहचाना, शायद तुम बदल गए हो। तब वो कहता है कि पर वो तो अभी भी वैसे की वैसी है। इतने में वो देखता है कि होंगजू उस लड़की के साथ बाहर जा रही थी तो मीशू से कहता है कि तुम खाना ऑर्डर करो, मैं अभी आता हूँ, और उनके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। लेकिन बाहर जाता है तो देखता है कि वो दोनों तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि वो निकल चुके थे। उसे अभी भी इस बात की लग रही थी कि क्या सचमुच में उसने मुझे पहचाना नहीं, पर असल में होंगजू ने उसे पहचान लिया था। वो अपने डेट के साथ जा रही थी और साइड मिरर में उसे ही देख रही थी। वो लड़का कहता है कि हाईजी ने मुझे एक जगह के बारे में बताया था, मैंने वो बुक कर लिया, तो हम वहाँ पास्ता खाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो कहती है कि मुझे एक दूसरी जगह के बारे में पता है, वो ज्यादा अच्छा है, उसके बारे में हर किसी को नहीं पता है, तो वहाँ चलते हैं। तो वो कहता है कि हाईजी ने कहा था कि तुम ऐसा ही कहोगी, इसलिए तुम्हारी बात नहीं माननी। वो हंसने लगती है कि चलो ठीक है, फिर आज पास्ता ही खाते हैं। अब होयंग और मीशू भी रेस्टोरेंट से घर जाने के लिए निकलने लगते हैं। मीशू अपनी गाड़ी नहीं लाई थी तो सोच रही थी कि होयंग उसे घर छोड़ देगा और उसकी गाड़ी में बैठने के लिए जाने लगती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे यहाँ के रोड के बारे में नहीं पता, तो तुम खुद से घर चली जाओ, और उसे गुड बाय करके चला जाता है। उधर वो लड़का होंगजू को घर छोड़ने को बोलता है, लेकिन वो कहती है कि मैं यही पास में रुकने वाली हूँ तो खुद से चली जाऊंगी। फिर अगले सीन में होयंग को दिखाया जाता है, उसे जोसेफ का कॉल आता है। वो कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी बहन सुंदर है, अच्छी है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है और वो स्टेट में भी काम करती है, तो उसमें क्या दिक्कत है, तुमने उसे रिजेक्ट क्यों किया? तो वो कहता है कि ये मुझसे मत पूछो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे कहने से ही मैंने उससे मिलने के लिए हाँ की थी, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आगे से मैं कॉन्ट्रैक्ट में ये ऐड कर लूंगा कि तुम फिर से ऐसा ना कर पाओ। वो कहता है कि पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने डैड से कोरिया जाने की परमिशन कैसे ले ली, वो पैसों को लेकर कभी किसी पर भरोसा नहीं करते, और क्या तुम पार्टी के लिए वापस आ रहे हो? वो कहता है हाँ। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर यहाँ आने से पहले तुम कोरिया में जो भी काम है सारे निपटा लेना, जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे अच्छे से मिल लेना। ये सुनकर तो उसे होंगजू की याद आती है, लेकिन कहता है कि मैं बस यहाँ पर काम के लिए आया हूँ और अब तुम सो जाओ, ये कहकर फोन काट देता है। फिर जब वो सिग्नल पर रुकता है तो उसकी नजर होंगजू पर पड़ती है जो बस स्टॉप पर बैठी हुई थी। वो अभी भी वैसे ही बाल बांध रही थी जैसे स्कूल टाइम में बांधती थी। उसे देखकर वो फिर से अपने पास में पहुंच जाता है जब उसके दोस्त सेंग ने कहा था कि बाहर वो लड़की तुम्हारा वेट कर रही है, जो कि होंगजू ही थी। जब उसके पास जाता है तो वो उसे लेटर देकर कहती है कि इसका रिप्लाई दे देना। सारे बच्चे उन्हें देखकर चिल्लाने लगते हैं। अब इतने में उसकी बस आती है तो वो उसे आवाज देने लगता है पर वो सुनती नहीं। तो वो जल्दी से गाड़ी घुमाता है और बस स्टॉप पर पहुंचता है, लेकिन वो अब वहाँ पर नहीं थी। उसे बुरा लगता है, सोचता है कि शायद मैंने गलत रास्ता ले लिया। पर तब उसकी नजर होंगजू पर पड़ती है जो एक फूड स्टॉल पर थी, तो वो भी उसके पास चला जाता है और कहता है कि जो लड़की खा रही है मुझे भी वही खाना है, लेकिन उसने तो बहुत सारा ऑर्डर किया था। तो वो बस एक चीज देने को बोलता है। फिर होंगजू कुछ पीने लगती है तो वो कहता है कि मुझे भी पीने को दो, तो वो दे देती है। फिर वो कहता है कि अब टिश्यू दो। इससे तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में वो बहुत सारे टिश्यूज दे देती है। तो वो कहता है कि क्या तुमने सच में मुझे अभी तक नहीं पहचाना? वो कहती है मुझे पता है तुम होयंग हो। तो वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं दिखाया कि तुम मुझे जानती हो? तो वो कहती है कि ऐसा करना जरूरी था क्या? वो कहता है मैं 10 साल बाद आ रहा हूँ, हमने इतने टाइम से एक दूसरे को नहीं देखा है। वो कहती है अच्छा इतना टाइम हो गया क्या? लेकिन तुम तो यूएस चले गए थे ना, तो यहाँ पर कैसे?
वो कहता है मैं कुछ काम से आया था। वो हंसती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर काम से आए थे और ब्लाइंड डेट पर चले गए। वो भी हंसता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे कैफे में पहचान लिया था। होंगजू कहती है क्यों नहीं, तुम अभी भी वैसे ही दिखते हो और क्या पुराने दोस्तों से तुम्हारी बात हुई। वो कहता है नहीं, तुम पहले ही हो जिससे मैं यहाँ कर मिल रहा हूँ। वो कहती है कि क्या तुम उन लोगों के बारे में जानना नहीं चाहते, और फिर उसका नंबर लेती है। कहती है कि मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगी, सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे, खासकर हाइजीन, वो तो बहुत ज्यादा खुश होगी। फिर वो कहता है कि उसका तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। ये सुनकर तो वो जो पी रही थी उसे होयंग के कोट पर गिरा देती है। तब उसका कोट साफ करते हुए उसे माफी मांगती है। कहती है कि तुमने फनी बात की तो मुझे हंसी आ गई। इतने में उसकी बस आ गई थी तो जल्दी से पैसे देती है और होयंग से कहती है कि बचे हुए पैसे से तुम अपने कोट को ड्राई क्लीन करवा लेना। फिर चली जाती है। होयंग देखता है कि वो पैसे तो बहुत ही कम थे। फिर घर आकर भी वो उसी कॉइन को देख रहा था और फिर एक नोटिस देखने लगता है। तो हमें दिखाई जाता है कि जब वो चेन ले रहा था तो उस टाइम पुलिस उसकी कार ले गई थी क्योंकि उसने वो गलत जगह पार्क कर दी थी और ये उसी का ही नोटिस था। तभी उसे एक मैसेज आता है तो उसे लगता है कि शायद ये होंगजू का होगा, लेकिन वो तो जोसेफ का था। उसे लग रहा था कि अभी तक उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, और फिर बार बार फोन चेक कर रहा था कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया। तब उसे फिर से स्कूल का टाइम याद आता है कि एक दिन जब ये बस से उतर रहा था और वो आखिरी स्टॉप था तो ड्राइवर कहता है कि अपनी फ्रेंड को साथ लेकर जाओ, जो कि होंगजू ही थी। वो बस में ही सो रही थी। तो वो कहता है कि मैं इसे नहीं जानता, ये मेरी फ्रेंड नहीं है, लेकिन वो कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इसे अपने साथ लेकर जाओ। तब उसके पास जाता है और उसका बैग खींचने लगता है। इससे वो उठ जाती है और फटाफट से बस से नीचे उतर जाती है। अब होंगजू आगे चल रही थी और होयंग पीछे पीछे, क्योंकि इसके पैरों में चोट लगी हुई थी। स्कूल के पास आकर होंगजू देखती है कि टीचर देर से आने वाले बच्चों को पनिश कर रहे थे। तो वो होयंग की चोट का फायदा उठाकर पहले तो उसके पास आती है और फिर उसके हाथ को अपने कंधे पर रख देती है, ऐसे दिखाती है जैसे कि वो उसकी हेल्प कर रही हो। टीचर कहते हैं कि तुम लेट क्यों आई। वो कहती नहीं तो मैं लेट नहीं आई हूँ, मैं तो इसकी हेल्प कर रही थी। लेकिन होयंग साफ साफ कहता है कि मैं तो इससे पहली बार मिल रहा हूँ, मैं इसे नहीं जानता। वो कहने लगती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम कितने अच्छे दोस्त हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर हम अच्छे दोस्त हैं तो फिर तुम्हें मेरा नाम पता होगा, मेरा नाम क्या है, और फिर अपना नेम प्लेट छुपा लेता है। अब उसे नाम तो पता ही नहीं था तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती। होयंग के पैर में चोट लगी थी इसलिए टीचर उसे अंदर भेज देते हैं। फिर वो होंगजू पर गुस्सा करने लगते हैं। तो उसे देखकर होयंग स्माइल कर रहा था तो वो उसे इशारों में कहती है कि तुम्हें तो मैं देख लूंगी। अगले सीन में होयंग को क्लास में दिखाया जाता है। जब टीचर पढ़ा रहे थे तो उसकी नजर उसके बैग में रखी एक बुक में पड़ती है, जो कि होंगजू ने चुपचाप से टीचर से बचने के उसके बैग में रखी थी। ये एक रोमांस नॉवल थी जो कि किसी जूनो नाम के राइटर की थी। उसमें फर्स्ट लव के बारे में लिखा हुआ था। वो ये सब देख ही रहा था कि टीचर उसे आगे आकर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं। होयंग पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था तो उस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेता है। तब टीचर उसकी तारीफ करते हैं और बच्चों को क्लैपिंग करने को बोलते हैं। टीचर उसकी तारीफ कर रहे थे और उसका ध्यान तो बाहर होंगजू पर था। पहले तो वो आगे चली जाती है, फिर वापस आकर होयंग को हाई करने लगती है। ये देखकर तो वो मन ही मन खुश हो रहा था और स्माइल कर रहा था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वो अभी भी उसके मैसेज का वेट कर रहा था और सोच रहा था कि अभी तक उसका मैसेज नहीं आया है। फिर हम होंगजू को देखते हैं, उसने हाईजी को होयंग के बारे में बता दिया था। वो उसका पहला प्यार था इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। पूछती है कि तुम कहाँ पर मिले, कैसे मिले, और क्या वो अभी भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है। तो वो कहती है कि हाँ अभी भी वैसा ही है। हाईजी तो बेचैन हो रही थी, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। फिर पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा होगा, क्या उसकी शादी हो गई है। वो कहती है मुझे नहीं पता, मेरी उससे इतनी बात नहीं हुई, तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती। और यहाँ हम फिर से स्कूल का सीन देखते हैं जब होंगजू और हाईजी दोनों साथ में बैठे हुए थे। तो होंगजू कहती है कि आजकल तो मुझे स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम जब देखो पढ़ाई में बिजी रहती हो, बिल्कुल मजा नहीं आता, बस सोने का मन करता है। तो हाईजी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। ये सुनकर तो वो बहुत खुश होती है, पूछती है कि आखिर वो कौन है। तो बताती है कि उसका नाम होयंग है और वो स्कूल का टॉपर है। उसी टाइम होयंग पीछे से जा रहा था तो हाईजी से देखने लगती है और जब वो होंगजू को उसे दिखाती है तो उसे तो गुस्सा आता है कि ये तो बहुत ही बुरा लड़का है, मैंने इसकी हेल्प की थी लेकिन सुबह से मेरी हेल्प नहीं की, ये तो मुझ पर हंस भी रहा था। पर हाईजी तो उसकी बिल्कुल बात नहीं सुन रही थी क्योंकि उसका सारा ध्यान तो होयंग पर था और कह रही थी कि क्या मैं उसे बता दूं कि मैं उसे लाइक करती हूँ। ऐसे में होंगजू कहती है तो उसे बता दो ना। फिर उसकी और अपने माथे पर फिंगर रखकर कहती है कि चलो मुझे फील कर दो और मुझे लग रहा है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे कपल बनोगे। बाद में वो एक लेटर लिखती है और उसे लेकर हाईजी की तरफ जाने लगती है, लेकिन होयंग को देखकर वापस आती है और हाई करने लगती है। पर वो हाईजी को भी हाई करने के लिए बुला रही थी लेकिन वो शर्म के मारे आती ही नहीं। इसके बाद वो लेटर लेकर बॉयज फ्लोर में पहुंच जाते हैं जहाँ वो होयंग के क्लास से बाहर आने का वेट करते हैं। लेकिन अचानक से हाईजी को घबराहट होने लगती है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं उसे लेटर नहीं दे सकती। तो होंगजू से कहती है कि क्या तुम प्लीज मेरे बदले इसे दे दोगी। वो कहती है नहीं, इसे तुम्हें ही देना होगा। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज दे दो ना, लेकिन होंगजू भी नहीं मानती, कहती है नहीं तुम्हें ही अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए। तब हाईजी कहती है कि मैं तुम्हें जुनो का एड्रेस दूंगी। ये सुनकर तो वो एकदम मान जाती है। जुनो वही नोवेल राइटर था और होंगजू उसे बहुत ज्यादा लाइक करती थी। इसके बाद वो होयंग को लेटर देती है और कहती है कि मेरी फ्रेंड ने तुम्हें दिया है, उसे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। इतने में टीचर आते हैं कि लड़की यहाँ क्या कर रही है। तो वो होयंग से कहती है कि मेरी जो बुक तुम्हारे पास है ये उसमें रखकर दे देना, और वहाँ से भागकर आ जाती है। फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं कि होंगजू के पास अभी भी बहुत सारी नॉवेल्स थी। तब हाईजी पूछने लगती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं आया। वो कहती है नहीं, वो अच्छा इंसान है। तो वो कहती है कि एक बार से क्या होगा, किसी को जानने के लिए 2-3 बार तो मिलना ही चाहिए। लेकिन वो कहती है कि तुमने कहा था कि मिलने जाना है और ये भी कहा था कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगी,
मैं एक बार चली गई ना तो बस अब ठीक है, और वैसे भी इन सब में पैसे, एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है। ऐसे में हाईजी कहने लगती है कि मेरी वो फ्रेंड कहाँ गई जो कहती थी कि प्यार से ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो भी कहती है कि मेरी वो फ्रेंड कहाँ है जो अपने फर्स्ट लव का फोन नंबर चाहती थी। तो हाईजी इसकी बातों में हाँ मिलाने लगती है। तो होंगजू उसको होयंग का नंबर दे देती है। फोन कर जाने के बाद वो अपने खाने का हिसाब लगाती है कि मैंने कितने का खाया, लेकिन उसकी कैलकुलेशन पूरी तरह से गलत थी। फिर हमें होयंग को दिखाया जाता है जो कंपनी में एक मीटिंग के लिए आया हुआ था। सारे लोग उसे देख रहे थे क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। तो उसके अंकल सभी एम्प्लॉय से उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि ये कितना टैलेंटेड है और अब हमारी कंपनी के साथ काम करेगा। फिर उसे सबसे कुछ बोलने को कहते हैं तो वो ये कहता है कि आपकी ये कैलकुलेशन गलत है। अंकल तो फिर इसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन वो ये कहकर सबको चौंका देता है कि ये सब अब मुझे दे दो, अब से इसे हेड ऑफिस संभालेगा, और फिर वहाँ से निकल जाता है। तब अंकल भी उसके पास आते हैं, कहते हैं कि हेड ऑफिस ये सब क्यों लेगा, तुम इसी के लिए यहाँ है ना, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, पर मैं भी तो कोई ऑफिस का हेड हूँ ना, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, अब मेरे एम्प्लॉयज का क्या होगा। वो कहने लगता है कि ये सब तो पहले से डिसाइड हो गया था और मेरे और आपके लिए यही सही है। तो वो कहते हैं कि तुम अपनी मॉम के जैसे क्यों कर रहे हो। होयंग कहता है कि उनके जैसे बनने के लिए तो मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। तभी अंकल को कॉल आती है कि उन्हें अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। तो वो होयंग से कहते हैं कि मेरी कार कहाँ है, मुझे इसकी चाबी चाहिए। वो चाबी तो दे देता है, पर ये भी कहता है कि कार के साथ क्या हो गया। वो सरप्राइज होते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कहते हैं कि तुम ऐसा क्या कर रहे थे, तुम कहाँ थे जो तुमने रोड साइड गाड़ी पार्क कर दी। वो कहता है कि मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली हाई स्कूल की, मैं उससे मिलने के लिए चला गया। उन्हें तो शक होने लगता है। कहते हैं कि अच्छा, तो तुम रास्ते पे जा रहे थे, तुम्हें वो दिखी और तुम वहीं रुक गए, क्या वो इतनी खूबसूरत है। वो स्माइल करते हुए कहने लगता है कि वो अभी भी वैसी की वैसी है। उसके चेहरे पर ऐसे स्माइल देखकर तो और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। एक्साइटेड होकर पूछते हैं कि वो तुम्हारा पहला प्यार थी, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो तो कोई रिप्लाई नहीं देता। इतने में उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। तो वो होंगजू का सोचकर फटाफट से बाहर चला आता है, लेकिन ये तो हाईजी थी। कहती है मैं हाईजी हूँ, तुमने मुझे पहचाना, मैंने स्कूल में तुम्हें लेटर लिखा था, हम एक ही एकेडमी में थे। वो कहता है हाँ मुझे याद है, काफी टाइम हो गया है। तो हाईजी कहने लगती है कि तुम ठीक हो ना, और फिर एकदम से पूछ लेती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई। होंगजू चौंक जाती है कि इतनी जल्दी ये नहीं पूछना था। तब होयंग कहता है कि नहीं अभी नहीं हुई है। ये सुनकर तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। फिर बातों बातों में हाईजी से कहती है कि क्यों ना हम लोग मिले, तो एक वेलकम पार्टी रखते हैं। वो कहता है ठीक है। हाईजी खुश रहती है और होंगजू को बताने लगती है। तब होयंग उसकी आवाज भी सुन लेता है। हाईजी पे इस हफ्ते मिलने का प्लान बनाती है और सैंग के बारे में बताती है कि वो तुम्हें याद है ना, वो तुमसे मिलना चाहता है, तो फिर मैं तुम्हें टाइम और एड्रेस बता दूंगी। होयंग तो होंगजू से बात करने वाला था कि इतने में फोन ही कट जाता है। अब पार्टी वाला दिन आ गया था, तो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तब उसके अंकल उसे चिढ़ा रहे थे कि वो लड़की जरूर सुंदर होगी जो तुमने उसके लिए मेरी नई कार गवा दी, और सच सच बताओ क्या उसने तुम्हें इतने सालों में कभी कांटेक्ट नहीं किया, एक बार भी नहीं। वो कहता है कि मैं बस अपने पुराने हाई स्कूल फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ और कुछ नहीं। वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा पहला प्यार भी उन हाई स्कूल फ्रेंड में तो है। तो वो कहता है कि मुझे उससे कुछ लेना है, बस इसीलिए जा रहा हूँ। वो भी इसे चिढ़ाते हुए कहते हैं क्या लेना है, प्यार, और हंसने लगते हैं। पर वो उन्हें कुछ बोले बिना ही चला जाता है। फिर हम उस रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर आज सब लोग मिलने वाले थे, और ये रेस्टोरेंट सैंग का था, उनके फ्रेंड का। थोड़ी देर में हाईजी आती है जो कि बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आई थी। उसने हील पहनी हुई थी, इसलिए उसके पैरों में चोट लग गई थी। तब सैंग उसे टिश्यू देता है, उसे देखकर उसका मजाक बनाता है कि क्या होयंग तुम्हें पहचानेगा, तुमने प्लास्टिक सर्जरी से अपना पूरा हुलिया बदल दिया है। तो वो उससे कहने लगती है कि उसके सामने कुछ भी मत बोलना, कोई बदतमीजी मत करना। फिर दोनों लड़ने लगते हैं। दोनों लड़ ही रहे थे कि होयंग आ जाता है। उसे देखकर सैंग अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे गले लगा देता है। कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, बहुत टाइम हो गया है, इतने टाइम के लिए गायब क्यों हो गए थे, पर अब तो काफी ज्यादा बदल गए हो। लेकिन तभी हाईजी से साइड करके होयंग से मिलने आती है, पर वो उसे नहीं पहचानता। सैंग से कहता है कि ये कौन है। तो वो हंसने लगता है कि मुझे पता था कि तुम इसे नहीं पहचानोगे, ये हाईजी है। पर ये कहने लगता है कि इसने सर्जरी करवाई, पर तब तक हाईजी उसे जोर का धक्का मारकर पीछे कर देती है। कहने लगती है कि मैं अब बहुत बदल गई हूँ और तुम तो और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। तो वो कहता है कि तुम भी अब अच्छी लग रही हो, पर अभी तक होंगजू नहीं आई क्या। फिर हम होंगजू को देखते हैं, वो यही आ रही थी, लेकिन अचानक से उसे उसके बॉस का मैसेज आता है कि मुझे पार्टी में लेट हो जाएगा, तो तुम डायरेक्टर किम की पार्टी में चले जाना, और जाते हुए मेरे ऑफिस से उनका गिफ्ट भी ले लेना। इधर ही तीनों बातें करते हैं। सैन बताता है कि मॉम ने मेरी शादी के लिए जो पैसे रखे थे उससे मैंने रेस्टोरेंट खोल दिया, और पिछले 2 साल से मैं इसे चला रहा हूँ। हाईजी बताती है कि मैं हमारे स्कूल में ही इंग्लिश टीचर हूँ। वो बार बार एक ही बात बोली जा रही थी क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, अजीब सी हरकतें कर रही थी। फिर साथ में और ड्रिंक करने को बोलती है, लेकिन होयंग उसके बदले उसे पानी का ग्लास देता है। तो वो शर्माने लगती है कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ फील हो रहा है। फिर कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि होंगजू ने तुम्हें कैसे पहचान लिया, अगर तुम मुझे दिखती तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो गए हो। लेकिन वो रह कहाँ गई, तो उसे कॉल करने लगती है, पर उससे पहले ही वो टेबल पर गिर जाती है, और वहाँ होंगजू गिफ्ट लेकर डायरेक्टर की पार्टी में पहुंच जाती है। उन्हें कांग्रेस करते हुए बताती है कि बॉस नहीं आ पाई, इसलिए मैं आपको ही देने आई हूँ। वो तो जाने ही लग रही थी, लेकिन वो कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें कुछ तो खाना ही पड़ेगा, और फिर जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाते हैं। तब होंगजू वहाँ पर जूनो को देखती है। उसे देखते ही वो फिर से जाने की ट्राई करती है, लेकिन डायरेक्टर उसका हाथ ही पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम जाने की जिद क्यों कर रही हो, तुम्हें तो जूनो से बात करनी चाहिए ना, क्या तुम लोग अब क्लोज नहीं हो। लेकिन वो सुनती नहीं, बस जाने का ही बोलती है। तो जूनो उसके पास आता है, कहता है कि तुम कैसी हो, और उधर हाईजी तो लटक गई थी,
लेकिन ये दोनों अभी भी साथ में ड्रिंक कर रहे थे और होंगजो के बारे में ही बातें कर रहे थे कि काम की वजह से वो शायद नहीं आ पाई। तभी वो नशे में धुत वहाँ पहुंचती है और होयोंग को देखकर कहती है कि तुम यहाँ भी आ गए, जहाँ जाओ तुम ही दिख जाते हो। फिर हाईजो को देखकर उसकी गले लग जाती है, कहती है देखो मैं आ गई। तब दोनों एक दूसरे के गले लगकर पागलों जैसी बातें करने लगते हैं। उनकी ऐसी हरकतें देखकर सैन कहने लगता है कि तुम दोनों मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि होयोंग यहाँ पर है। लेकिन होंगजो तो और बियर ढूंढने लग जाती है, कहती है कि आज ड्रिंक पीना बिल्कुल सही है। वो कहने वाली होती है कि तुम्हें पता है आज मैं किससे मिली, कि तुम्हें सैन उसे स्पाइसी चिकन खिलाता है, उसे बहुत मिर्ची लगती है तो बाल भूल जाती है, उसका ध्यान भटक जाता है, पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगती है और फ्रिज के अंदर अपना मुंह डाल देती है। उसकी ऐसी हरकतें देखकर होयोंग को लग रहा था कि ये सब क्या है। तो सैन उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर रहते हो, तो वो अपनी जगह का नाम बताता है। वो कहता है कि होंगजो भी वहीं पर रहती है, तो तुम इस मुसीबत को अपने साथ ले जा लो, बस तुम्हें ये देखना है कि ये अपना घर सही सलामत ढूंढ ले, तो तुम उसे छोड़ देना और मैं हाईजो को ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन तुम पिछली बार की तरह बिना गुड बाय किए मत जाना। अब यहाँ से निकलते ही होयोंग होंगजो को घर छोड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तब वो अपने स्कूल वाले रास्ते में पहुंचते हैं, लेकिन वो इधर उधर झूम रही थी। तब होयोंग उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, और मैं तुमसे इसलिए मिलने आया क्योंकि मैं कुछ सेटलमेंट करना चाहता था। लेकिन वो सुनती ही नहीं और भागते हुए स्कूल के गेट के पास पहुंचती है, कहती कि तुम्हारी वजह से आज फिर से मैं लेट हो गई। वो कहता है फिर से क्या मतलब, मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था। वो कहती है तुम कितने बदतमीज हो, जिस दिन हम बस में पहली बार मिले थे मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, तुम्हें जगाया था और स्कूल जाने में भी तुम्हारी हेल्प की थी। तुम्हें चोट लगी थी इसलिए मैंने लेट होने का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। वो हंसने लगता है कि तुम श्योर हो ना कि ऐसा ही हुआ था। वो कहती है और नहीं तो क्या। इससे तो वो और भी ज्यादा हंसने लगता है। उसे ऐसे देखकर वो कहती है कि तुम होयोंग नहीं हो ना। वो ऐसे स्माइल नहीं करता था, उसके फेस पे तो कोई एक्सप्रेशन भी नहीं था, लॉयल भी नहीं था, बस एक टैलेंटेड ब्रेन वाले बच्चे के जैसा था। तुम उसे नहीं जानते लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ। उसकी ऐसी बातें ऐसी हरकतें देखकर तो होयोंग को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। वो अपने हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तब होंगजो कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम वापस आए, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर रास्ते में जाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें याद है वो बुक जो मैंने तुम्हारे बैग में रखी थी, वो उस बुक का नाम बताता है। तो होंगजो सरप्राइज होती है कि तुम्हें अभी भी याद है, तुम्हें पता है उस बुक में क्या लिखा हुआ था, कि जो पहला प्यार होता है वो बहुत स्पेशल होता है क्योंकि वो एक ही बार होता है। फिर कहने लगती है कि प्यार भी फ्रोजन फूड की तरह होता है, उसे फ्रिज में रख देना चाहिए ताकि हमारी फीलिंग्स लंबे टाइम तक टिकी रहे, लेकिन अगर हमने बाहर निकाल दिया तो हम अपने प्यार को भूल जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने पहले प्यार से नहीं मिलना चाहिए। अब बातें करते करते वो दोनों होंगजो के घर तक पहुंच जाते हैं। तो उसे यहाँ तक छोड़ने के बदले वो उसे अपना फेवरेट नूडल्स और डम्पलिंग्स देती है, कहती है कि इन्हें फ्रिज कर देना एकदम पत्थर के जैसे, तभी खराब नहीं होंगे। और फिर उसे गुड बाय करके अपने घर की तरफ ऊपर जाने लगती है, लेकिन वो घर नहीं जाता, उसके पीछे पीछे आता है। तो उसे देखकर वो कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी और के घर में आ गई हूँ। लेकिन वो तो हंसने लगता है, कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा फनी हो। उसके हाथ में डम्पलिंग्स थे तो कहता है कि मेरा वाला तो अभी से पिघलना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।